अस्सलाम वालेकुम। लाइट को इंटरप्रेट करते वक्त इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि किसी तरीके से लाइट को डिटेक्ट और मेजर किया जाए। तो इस तरह की एप्लीकेशंस में आम तौर पे जब हम लाइट की बात करते हैं तो ये एक ऐसी वेवलेंथ होती है जो कि विजिबल रीजन में लाया करती है, यानी आईआर से यूवी बैंड्स के दरमियान। जो सेंसर्स इन मेजरमेंट्स को लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको कहा जाता है फ़ोटो डिटेक्टर्स। ये फ़ोटो डिटेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ इस विजिबल रीजन में यानी कि आईआर से यूवी पैटर्न के दरमियान ही सेंसिटिविटी शो करते हैं। किसी और बैंड के लिए जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होते, बल्कि कोई रिस्पॉन्स डिस्प्ले नहीं करते। फोटो डिटेक्टर की एक टाइप है जिसको कहा जाता है फोटो कंडक्टिव या फोटो रेजिस्टिव डिटेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब एक रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि आम अल्फाज में जैसे जैसे उस मटेरियल के ऊपर पड़ने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी करंट को कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। इस करंट के बढ़ने के या चेंज करने की कैपेबिलिटी को रेजिस्टेंस की टर्म्स में इंटरप्रेट किया जा सकता है, यानी कि कंडक्टिविटी ज़्यादा हुई तो रेजिस्टेंस कम, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो कंडक्टिविटी कम। तो इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान। तो चूंकि ये फोटो कंडक्टिव डिटेक्टर्स सेमीकंडक्टर मटेरियल के बनते हैं, तो क्या होता है कि इनके कंडक्शन और वैलेंस बैंड्स के दरमियान कुछ एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है। तो जब एक फोटोन इस मटेरियल के ऊपर पड़ता है और अगर उस फोटोन की एनर्जी इस मटेरियल के बैंड गैप जितनी हो या उससे ज़्यादा हो, तो इस मटेरियल में मौजूद इसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इसके कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स के जंप करने से करंट की कंडक्शन शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे ज़्यादा फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड्स में जंप करेंगे, और जैसे जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, वैसे वैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी या उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रेडिएशन इंटेंसिटी और मटेरियल की रेजिस्टेंस के दरमियान एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि मटेरियल के ऊपर पड़ने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हम ये चाहते हैं कि फोटॉन से एक्साइटेशन वाक़या हो, तो उस सूरत हाल में इस फोटॉन की एनर्जी कम से कम इस बैंड गैप के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस सारी बात से ये अंदाज़ा हुआ कि लाइट जो कि फोटॉन्स का मजमूआ होती है, उसकी इंटेंसिटी में, उसकी ब्राइटनेस में जितना ज़्यादा इजाफा होगा उतना ही सेमीकंडक्टर की करंट कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक्साइटेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए एक्साइट होने के लिए, यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए। और इसका फॉर्मूला कुछ यूं है कि ये एनर्जी बराबर बनती है
hc डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स। और इस एनर्जी को हम चूंकि बैंड गैप के बराबर मान रहे हैं तो वो डेल्टा डब्ल्यू जी जो कि बैंड गैप की एनर्जी को जाहिर कर रहा है। तो ये एनर्जी फोटोन में होनी चाहिए और लैम्डा मैक्स उस फोटोन की वेवलेंथ होनी चाहिए। और h प्लांक्स कांस्टेंट है और c स्पीड ऑफ लाइट। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहां पर इस एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि वो कम से कम एनर्जी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए उसके हिसाब से एक मैक्सिमम लैम्डा निकलेगा, यानी कि लैम्डा एक वैल्यू से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये डेल्टा डब्ल्यू जी या ई पी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर पाएगा। तो हमें ये मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है जिसके ऊपर एक्साइटेशन पॉसिबल हो सकती है। तो सिंपली फॉर्मूला में रीअरेंजमेंट करें तो लैम्डा मैक्स बराबर आता है एच सी डिवाइड बाय डेल्टा डब्ल्यू जी। तो थर्मिस्टर की अगर बात की जाए तो थर्मिस्टर भी चूंकि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है और बहुत ही सिमिलर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, लेकिन उसमें वो थर्मल एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रही होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को हीट से उतनी एनर्जी मिल जाए जो कि बैंड गैप के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो कंडक्शन वाक़या होती है। तो चूंकि थर्मिस्टर का और फोटोकंडक्टिव सेल का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है तो उस हिसाब से देखा जाए तो फोटोकंडक्टर के अक्रॉस जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस टेम्परेचर के बढ़ने के नतीजे में भी इस फोटोकंडक्टिव सेल की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो एक मज़ीद कंडक्शन का इफेक्ट एडअप हो जाएगा। तो जब हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे तो उनमें एरर आएगा, डेफिनेटली हमें ऐसा लगेगा कि रोशनी ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस काम के लिए दो तरह के मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ये कि इन डिवाइसेस को बहुत ही कंट्रोल्ड टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर इस टेम्परेचर के इफ़ेक्ट का पहले से पता हो और इन दी एंड जितनी भी कैलकुलेशंस हों उनमें से उस इफ़ेक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एक्चुअल वैल्यू आ जाए। उसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि इन डिवाइसेस को बनाते हुए जो सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल किए जाएं उनका बैंड गैप बहुत ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा हो कि थर्मल इफ़ेक्ट्स का उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। इनके अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट ना हों। इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ तब एक्साइट हों जब उसके ऊपर एक आपकी मर्जी की लाइट फॉल करे। तो इन दोनों अप्रोचेस को आमतौर पर प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है। सेल का जो स्पेक्ट्रल रिस्पांस है, जैसे कि हमने देखा, वो डिपेंड करता है कि किस रीजन की वेवलेंथ के हिसाब से वो सेंसिटिव है। उसके अलावा इसका स्पेक्ट्रल रिस्पांस जो है वो दो और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जिनको रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। तो रिफ्लेक्टिविटी किसी भी मटेरियल की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी किसी भी मटेरियल की ट्रांसपेरेंसी है टू अ सर्टेन वेवलेंथ। तो ऑप्टिक्स में कुछ यूँ होता है कि मटेरियल्स जो होते हैं
वो कुछ वेवलेंथ्स के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि वो लाइट उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की उन मटेरियल्स में से पास करती है, और कुछ वेवलेंथ्स के लिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ओपेक होते हैं, और वो लाइट पास नहीं करती और किसी भी किस्म का इफेक्ट जनरेट नहीं करती। तो यहाँ पर जर्मेनियम का बैंड गैप दिया गया 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और जर्मेनियम से बना हुआ एक सेल है जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है। तो कहा यह जाता है कि इस लाइट की वो मैक्सिमम वेवलेंथ मालूम करें जिसके ऊपर एक्साइटेशन मुमकिन है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जितने जूल्स होते हैं, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 वो बता दिए गए। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट की जा सकती है। प्लांक्स कांस्टेंट हमें पता है, उसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और उसके अलावा जो एनर्जी है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, उसको अगर हमने कन्वर्ट करना है इनटू जूल्स तो सिंपली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जूल्स हैं, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा और दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर एक जूल्स की वैल्यू जनरेट करेंगे। तो यहां से लैम्डा मैक्स 1.86 माइक्रोमीटर निकला, यानी कि जो लाइट एक्साइटेशन कॉज कर सकती है उस लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ 1.86 माइक्रोमीटर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो एक्साइटेशन वाकया नहीं होगी, चाहे इन फोटॉन्स की इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो। तो देखा जा सकता है कि 1.86 माइक्रोमीटर इंफ्रारेड के रीजन में लाई करता है। तो दो कॉमन फोटो कंडक्टिव सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कैडमियम सल्फाइड है जिसका बैंड गैप 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है, और एक कैडमियम सेलेनाइड है जिसका बैंड गैप 1.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। तो ये आमतौर पे देखा जाए तो ये बैंड गैप्स बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर के ऊपर ये मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी शो करते हैं। और ऐसा होता है कि जब ये सैंपल्स बल्क में बनाए जाते हैं, ज़्यादा लेंथ के बनाए जाते हैं, उस सूरत हाल में जो रेजिस्टेंस ये ऑफ़र करते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए। ज्योमेट्री के रूल्स को अप्लाई किया जाता है और मैक्सिमम सरफेस एरिया हासिल किया जाता है जिसके ऊपर लाइट पड़ सके और मैक्सिमम एक्साइटेशन कॉज कर सके। तो सिंपली अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की उसकी रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइड बाय एरिया के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि अगर उस मटेरियल की लेंथ बढ़ा दी जाए तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उसका एरिया बढ़ा दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रपोज किया जाता है जिसमें एरिया को कुछ यूं बढ़ाया जाता है कि उस मटेरियल की लेंथ ना बढ़े बल्कि उसकी विड्थ बढ़ जाए। तो क्या किया जाता है कि एक ऐसा मटेरियल बनाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा वाइड होता है लेकिन लेंथ वाइज बहुत कम होता है।
तो ये फिगर नंबर ए में देखा जा सकता है कि इस मटेरियल की लेंथ बहुत कम है और विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो ये लेंथ वो लेंथ है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करनी है करंट कंडक्ट करवाने के लिए, जिसको इलेक्ट्रिकल लेंथ कहा जाता है। तो देखा जाए तो ये जो फिगर ए में जहाँ पर आर लिखा हुआ है ये रेजिस्टेंस को जाहिर कर रहा है, और ये जो दो तारें लगी हुई हैं, एक तार मटेरियल के एक तरफ लगी हुई है और एक तार मटेरियल के दूसरी तरफ लगी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लंबी स्ट्रिप में मौजूद एक साइड पर एक इलेक्ट्रोड है और दूसरी साइड पर दूसरा इलेक्ट्रोड है। तो दूसरी तस्वीर में यह देखा जा सकता है कि इसी मटेरियल को इसी लेंथ में मौजूद एक फोटो कंडक्टर को बेंड्स देकर जिगजैग की फॉर्म में एक मेटल के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाता है। अब चूंकि ये लेंथ में बहुत कम है और विड्थ में बहुत ज़्यादा है, तो जब इसको जिगजैग फॉर्म में रीफॉर्म किया जाता है तो उस सूरत में ये कम एरिया में पूरा आ जाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स को जो लेंथ ट्रैवल करनी है वो कम हो जाती है, लेकिन जो एरिया लाइट के लिए एक्सपोज्ड है वो बढ़ जाता है। तो इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए लाइट का मैक्सिमम इफेक्ट हासिल किया जा सकता है, यानी कि अब एक्साइटेशन ज़्यादा होगी, यानी कि लाइट जब इस पर फॉल करेगी तो अब इस सेम एरिया के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे और कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। डार्क रेजिस्टेंस, जब इस सेल के ऊपर कोई भी लाइट न पड़ रही हो, इसको अंधेरे में रखा जाए, तो उस टाइम पर इस सेल की रेजिस्टेंस एक मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाती है, जिसे डार्क रेजिस्टेंस कहा जाता है। इन सेल्स की जो टिपिकल डार्क रेजिस्टेंस वैल्यूज हैं वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ओम्स से लेकर बहुत सारे मेगा ओम्स तक वेरी करती है। ये डिपेंड करता है कि किस मटेरियल को इस्तेमाल किया गया है ये फोटो कंडक्टर बनाने के लिए। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि फोटो कंडक्टिव सेल की रेजिस्टेंस रेडिएशन इंटेंसिटी के साथ डिक्रीज करती है, लेकिन ये डिक्रीज जो है ये लीनियर नहीं होता, यानी कि स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करता, बल्कि ये नॉन लीनियर होता है। जैसे कि इस फिगर में देखा जा सकता है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे रेजिस्टेंस के कम होने का रेट जो है वो भी डिक्रीज कर रहा है। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। तो जब ये सेल कंप्लीट डार्क से अच्छी खासी रोशनी में एक्सपोज कर दिया जाएगा एट वंस, उस सूरत हाल में रेजिस्टेंस में हंड्रेड्स ऑफ ओम्स का फर्क पड़ सकता है, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ ओम्स कम हो सकती है। और इसको ये नई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अचीव करने के लिए कुछ वक्त भी लग जाता है। तो इस वक्त की बात हम आने वाली टॉपिक्स में करते हैं। तो ये वक्त जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि लगता है कंप्लीट डार्क से कंप्लीट लाइट की तरफ जाते हुए नई रेजिस्टेंस की वैल्यू को अचीव होते हुए
इसको कहा जाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ द सेल। इस टेबल के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं और उनके टाइम कांस्टेंट्स दिए हुए हैं और साथ में उनके वो स्पेक्ट्रल बैंड्स बताए हुए हैं, इनकी वो वेवलेंथ्स हैं जिनके ऊपर ये सेल्स अपना मैक्सिमम बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि इनका ट्रांसफर फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है। तो मुख्तलिफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट्स के अंदर इस सेल को एक रेजिस्टिव एलिमेंट के तौर पे लगाया जा सकता है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेजेस या करंट्स चेंज हो रहे हैं, इसकी रेजिस्टेंस में चेंज आने की वजह से उनको इंटरप्रेट किया जा सकता है कि इसके ऊपर लाइट कितनी पड़ रही है। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब एक फोटो सेल के ऊपर एक पल्स ऑफ लाइट फॉल करती है फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम इसके टाइम कांस्टेंट से कम होता है, तो उस सूरत हाल में इसकी रेजिस्टेंस जो कि लाइट पड़ने की वजह से होनी चाहिए वो उस वैल्यू को पहुंच नहीं पाती, बल्कि उससे पहले पहले लाइट पल्स फॉल करना बंद कर देती है। तो उस सूरत हाल में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि उस लाइट के फॉल करने के नतीजे में उतने टाइम के बाद रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू अचीव हो सकती है। तो सिग्नल कंडीशनिंग की जाती है इस पर्पस के लिए। तो वो रेजिस्टेंस जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जो कि एक सेल की होगी, जब उसके ऊपर कंप्लीट डार्क में एक पल्स ऑफ लाइट फॉल करेगी जिसका ड्यूरेशन टी होगा। इसी तरह से इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो इस इक्वेशन में टाउ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और आर एफ डार्क रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी तरह से आर वन उस फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कंप्लीट लाइट में होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर ये एक्सपोनेंशियल का इफेक्ट है, एक फैक्टर मौजूद है जो कि ये बता रहा है कि ये एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होता है। तो एक CDS सेल है जिसकी डार्क रेजिस्टेंस 100 किलो ओम्स बताई गई है और यह बताया गया है कि जब इसको रोशनी में रखा जाए तो उस टाइम पे इसकी रेजिस्टेंस 30 किलो ओम्स हो जाती है। सेल का टाइम कांस्टेंट 72 मिलीसेकंड्स बताया गया है और कहा यह जा रहा है कि एक सिस्टम डिवाइस करें जिसमें एक कंपैरेटर लगाओ जिसकी एक इनपुट 3 वोल्ट्स हो और जो ही एक पल्स 10 मिलीसेकंड्स के लिए इस सेल के ऊपर स्ट्राइक करे तो उस कंपैरेटर की आउटपुट के ऊपर लॉजिकल 1 अपीयर हो जाए, यानी कि कंपैरेटर को ट्रिगर किया जा सके 10 मिलीसेकंड के अंदर अंदर। ऐसा सिस्टम हमें बनाना है। इस सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले 10 मिलीसेकंड्स गुजरने तक की जो रेजिस्टेंस होगी इस सेल की वो हम निकालेंगे, जो कि इस फॉर्मूले से निकल सकती है, यानी कि 10 मिलीसेकंड्स जो कि टाइम है जिसके बाद हम रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं इस सेल की। उसके बाद उसकी लाइट रेजिस्टेंस है जो कि 30K दी गई है। उसके बाद RF की जगह पर 100K और इस तरह से R1 की जगह पर 30K डार्क रेजिस्टेंस और लाइट रेजिस्टेंस। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल की पावर में नेगेटिव t की जगह पर 10 मिलीसेकंड्स यानी कि -10 और टाउ की जगह पर
72 जो कि उसका टाइम कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो 10 मिली सेकेंड के बाद होगी 39.077 किलो ओम्स बनती है। यानी कि अगर एक लाइट बीम या पल्स 10 मिली सेकेंड के लिए इस मटेरियल के ऊपर फॉल करती है तो 10 मिली सेकेंड्स गुजरने तक इसकी रेजिस्टेंस 39.077 किलो ओम्स हो चुकी होगी। तो लिहाजा अब हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बने जिसके अंदर ये रेजिस्टेंस लगी हुई हो और जो ही इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 39.077 किलो ओम्स को एक्सीड कर जाए, उसके साथ ही इस सिस्टम की आउटपुट वोल्टेज भी 3 वोल्ट्स को एक्सीड कर जाए और वो 3 वोल्ट्स का सिग्नल हम कंपैरेटर की दूसरी इनपुट के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी प्रोवाइडेड 3 वोल्ट्स के सिग्नल के साथ। तो उस सूरत हाल में उस कंपैरेटर की आउटपुट के ऊपर लॉजिकल 1 अपीयर हो जाएगा, यानी कि कंपैरेटर ट्रिगर हो जाएगा। तो इस काम के लिए एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को यूज़ किया जा सकता है, एक सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को, और उसकी फीडबैक में यानी कि जो R2 रजिस्टर की जगह होती है वहाँ पर इस फोटो कंडक्टिव सेल को लगाया जा सकता है जिसकी रेजिस्टेंस 10 मिली सेकेंड्स के बाद 39.077 किलो ओम्स हो गई है। इस ऑप एम्प सर्किट की इनपुट वोल्टेज कोई भी हो सकती है, जो भी कन्वीनियंट वोल्टेज मौजूद हो, लेकिन हमें उसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा क्योंकि एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की इनपुट और आउटपुट के दरमियान का जो रिलेशनशिप होता है उसमें आप देखें तो नेगेटिव भी आता है, जिसकी वजह से इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से देखी जाए तो बिल्कुल ऑपोजिट फेज में होती है। तो यहाँ पर हमने अपनी आसानी के लिए -1 वोल्ट्स इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की इनपुट पे प्रोवाइड कर दिए। आउटपुट हम 39.077 किलो ओम जब इस सेल की रेजिस्टेंस हो जाए तो उस टाइम पर 3 वोल्ट्स हासिल करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से 3 वोल्ट्स 39.077 किलो ओम्स और Vin -1 इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और R1 की एक वैल्यू आ जाएगी जो कि 13 किलो ओम्स के करीब करीब बनती है। यहाँ पर उसको राउंड ऑफ कर लिया गया। तो ये वो सर्किट बनता है। तो आप देख सकते हैं कि 13 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस ये फिक्स्ड रहेगी, बदलेगी नहीं। उसके अलावा Vin -1 वोल्ट्स वो भी फिक्स्ड रहेगी। जो चीज़ यहाँ पर बदलेगी वो फोटो सेल की रेजिस्टेंस होगी जो कि लाइट पड़ने के हिसाब से कम हो जाएगी। यानी अगर डार्क में उसकी रेजिस्टेंस 100K थी तो 10 मिली सेकेंड्स तक जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसकी रेजिस्टेंस बदल कर 39.077 किलो ओम हो चुकी होगी। और जब कंप्लीट 72 मिली सेकेंड्स के लिए टाइम कांस्टेंट के लिए उसके ऊपर लाइट पड़ेगी उसके बाद ये रेजिस्टेंस लाइट रेजिस्टेंस बन चुकी होगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू अचीव कर चुकी होगी। तो यहाँ पर हम ये बनाना चाहते हैं सिस्टम कि जब इस फोटो सेल की रेजिस्टेंस 39.077 को एक्सीड कर जाए तो इस एम्पलीफायर की आउटपुट पे 3 वोल्ट्स आ जाएं जो कि कंपैरेटर की एक इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर प्रोवाइड किए गए 3 वोल्ट्स के सिग्नल के साथ जो कि फिक्स्ड हैं कंपेयर हों। तो 39.077 10 मिली सेकेंड के बाद जब रेजिस्टेंस होगी तो इस ऑप एम्प के आउटपुट के ऊपर 3 वोल्ट्स अपीयर होंगे, लेकिन कंपैरेटर के आउटपुट के ऊपर लॉजिक 0 ही रहेगी। जो ही ये रेजिस्टेंस 39.077 किलो ओम्स को एक्सीड करेगी उसके साथ ही जो ऑप एम्प
सर्किट की आउटपुट वोल्टेज है वो भी 3 वोल्ट्स को एक्सीड कर जाएगी, तो लिहाजा कंपैरेटर की आउटपुट के ऊपर 1 लॉजिकल 1 अपीयर होगा। तो इससे ये बात इंश्योर हो जाएगी कि 10 मिली सेकेंड्स गुजरने के बाद कंपैरेटर ट्रिगर हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इसके ऊपर एक लाइट बीम फॉल की है। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है पल्सेस ऑफ लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस सेशन से रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशंस में पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।